विदिशा खान और आप देख रहे हैं DS4। एक बार फिर से 24 में बन सकती है एनडीए की सरकार, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है क्योंकि सियासी घमासान के बीच में अगर एनडीए सरकार बनाता है तो वो मजबूत सरकार होगी या फिर मजबूर सरकार। बीजेपी अपने दम पर बहुमत नहीं पा सकी और ऐसे में एनडीए सरकार बनाने की तैयारियों में है, लेकिन क्या ये सरकार मजबूत है या मजबूर है इस बात की सरकार, इसी पे चर्चा कर रहे थे। मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं और आज जब चर्चा कर रहे हैं तो दिल्ली के अंदर बैठक चल रही है नई सरकार, एनडीए सरकार को लेकर। कुलदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत इसी से करते हैं। पीएम मोदी, बीजेपी लगातार ये दावा करती रही है कि देश को एक मजबूत सरकार चाहिए, वो बीजेपी दे सकती है, लेकिन अब जो परिस्थितियां दिख रही हैं उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे कि क्या ये मजबूत सरकार होगी या फिर मजबूर सरकार होगी? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और जिस तरीके से चुनाव परिणाम के रिजल्ट आए, और अगर मैं थोड़ा सा चुनाव परिणाम की बात करूं तो शायद ऐसे चुनाव परिणाम भाई भारतीय जनता पार्टी वालों ने तो कभी जो है सपने में भी नहीं सोचे होंगे, और खास तौर से हिंदुस्तान के लोगों ने जिस तरीके के चुनाव परिणाम आज लोकतंत्र के अंदर दिए है, भाई अपने आप में मैं तो कहूंगा कि कोई भी सरकार बनेगी, और खास तौर से चूंकि भारतीय जनता पार्टी जो है सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, तो जो भी सरकार बनेगी वो मजबूत सरकार नहीं होगी, कहीं ना कहीं वो मजबूर सरकार होगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को ये बताना चाह रहा हूं कि ये देश के वही प्रधानमंत्री है जिनको आदत थी सबकी पूंछ दाब के चलने में, लेकिन अब कहीं ना कहीं शायद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर सरकार बनेगी, अगर मैं बोल रहा हूं अगर सरकार बनेगी, तो शायद अब उनकी पूंछ दूसरे राजनीति के लोग दबाकर जो है बैठेंगे। और खास तौर से आप बात कर रहे हैं कि भाई दिल्ली के अंदर बैठकों का दौर है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बैठकों का दौर केवल दिल्ली के अंदर नहीं है, पूरे देश के अंदर। आप नागपुर की बात करो, नागपुर के अंदर जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक चल रही। इसके बाद आप बंबई की बात करो, कलकत्ता की बात करो, लखनऊ की बात करो, सब जगह जो है बैठकों का दौर जारी है। और खास तौर से सभी की नजर जो आरएसएस की बैठक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक है, उसके ऊपर टिकी है। और मैडम आपके दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो बैठक चल रही, उस बैठक के अंदर ये भी विचार किया जा रहा कि आखिर देश के आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों, कोई दूसरा भाजपा का नेता प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो ये चुनाव लड़ा गया 2024 का चुनाव लड़ा गया वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा गया। और कहीं ना कहीं भले ही एनडीए जीता हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हार हुई। इसका मतलब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हार हुई, और हार ही नहीं हुई, इतनी बुरी तरीके से हार हुई। आप देखो केंद्र के 15 मंत्री हारे, स्मृति ईरानी जैसी जो कद्दावर मंत्री मानी जाती थी वो जो है अमेठी से हारी। और खास तौर से राम के नाम पे जिस तरीके से लोगों का ये बेवकूफ बनाते आ रहे, लोगों को धर्म के जंजाल में फंसाते आ रहे, अयोध्या जैसी सीट ही आ रहे, और अयोध्या की सीट ही नहीं आ रहे, अयोध्या के आसपास की ये सभी सीट आ रहे। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक के अंदर इस पर भी मंथन है कि देश की जो बागडोर है वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में ना सौंप कर, क्या कोई दूसरा भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नेता नहीं हो सकता? क्या आदरणीय नितिन गडकरी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं हो सकते? क्या आदरणीय राजनाथ जी देश के प्रधानमंत्री नहीं हो सकते? क्या शिवराज चौहान जो 3 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, क्या वे देश के प्रधानमंत्री नहीं हो सकते? तो कहीं ना कहीं जो बैठकों का दौर है वो आने वाले समय में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, और इन बैठकों से जो निष्कर्ष निकलेगा आने वाले 1-2 दिन में शायद हिंदुस्तान की जनता के बीच में जाएगा, और हम सभी को एक नई सरकार देखने को मिलेगी, एक नया देश का प्रधानमंत्री देखने को मिलेगा। लेकिन ये बात निश्चित है कि अब सरकार मजबूत सरकार नहीं होगी, अब कहीं ना कहीं जो सरकार होगी वो मजबूर सरकार होगी। और जिस तरीके से पिछले 10 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निर्णय लिए गए, भले ही वे निर्णय गलत हो, वे निर्णय सही हो, वो एक तरफा निर्णय अब आने वाली सरकार नहीं ले सकेगी। शायद किसी के लिए खुशी की बात और किसी के लिए ये गम की बात। जैसे आपने कहा कि निर्णय एक तरफा ले लिया करती थी, और ये नारा भी आपने सुना होगा कि एक अकेला सब पे भारी। तो क्या बीजेपी फैसले करने में कमजोर पड़ गई और अब मुंह ताकना पड़ेगा अपने सहयोगी दलों का, मनाना पड़ेगा? क्योंकि अभी मंत्रालयों की मांग चल रही है, सौदेबाजी की जा रही है।
देखिए मैडम, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का अहंकार था, और जो इनका अहंकार था वो इनके नारों में झलक रहा था। एक अकेला सब पर भारी, अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार, ऐसे ऐसे नारे। अरे जहां देखो किसकी सरकार? मोदी सरकार, मोदी सरकार। यानी कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी पार्टी से बड़े जो है साबित किए भारतीय जनता पार्टी वालों ने, या जो भी भारतीय जनता पार्टी को चलाने वाले लोग हैं। और आज उसी का खामियाजा है कि देश की जनता ने जिस तरीके का रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी वालों को दिया, ये तो भाई सोच भी नहीं सकते। याद करो भारतीय जनता पार्टी के लोग, और यहाँ पे मैं याद दिलाना चाह रहा, देश के गृह मंत्री आदरणीय जो है शाह जी की, अमित शाह जी की, वो तो ये कहते थे कि भाई ये तो जो है कांग्रेस को जो है कांग्रेस को इस देश को जो है कांग्रेस मुक्त बना देंगे। आज वही कांग्रेस 100 के आंकड़े पर आकर जो है, बिल्कुल 100 के आंकड़े पर आई। तो कहीं ना कहीं ये बड़बोले बोल, और खास तौर से मैं तो आपके चैनल के माध्यम से याद दिलाना चाह रहा, चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो स्टेटमेंट दिए, वो देश की जनता ने सुने। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, तो महिलाओं के गले से मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो किसानों के पास में अगर 2 भैंस है तो 1 भैंस जो है कांग्रेस वाले छीन के ले जाएंगे। अरे आप देश के प्रधानमंत्री, और जिस तरीके से हिंदुस्तान की जनता ने आपको अपने सिर माथे पर बिठाया और आपको 2 बार प्रचंड बहुमत के साथ जो है आपकी सरकार बनाई, आप इस तरीके के बड़बोलेपन में फंसेंगे, आप ऐसे स्टेटमेंट देंगे, आपको शर्म नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं इन्हीं सब का नतीजा है कि आज देश के अंदर भले ही सरकार किसी की बनो, मैं फिर बता रहा, सरकार भले ही एनडीए की बनो या यहाँ पे सरकार भले ही इंडिया गठबंधन की बनो, लेकिन जो सरकार बनेगी वो सरकार कहीं ना कहीं मजबूत सरकार नहीं होगी, कहीं ना कहीं वो मजबूर सरकार होगी। और खास तौर से आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बात को सुने कि जो उनको काम 10 साल पहले करने थे और आज तक उन कामों को इन्होंने लटका के रखा। यहाँ पे मैं बात कर रहा जनसंख्या नियंत्रण कानून की, समान नागरिकता संहिता की, सम शिक्षा व्यवस्था की, ऐसे ऐसे काम भारतीय जनता पार्टी वालों को करने थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जनता को मूर्ख बनाते रहे और 10 साल का इंतजार कराते रहे। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के खास तौर से जो कार्यकर्ता है, जो वरिष्ठ नेता है, और खास तौर से जो अंधभक्त देश के अंदर है, कि अब ये सरकार ये सभी काम कैसे कर पाएगी? तो और ज्यादा अपनी तानाशाही रवैया दिखाती हमने देखा। सरकार ने किस तरीके का तानाशाही रवैया दिखाया, भले ही वो किसान आंदोलन हो। अरे जब हम उन दिनों की याद करते हैं, 750 किसानों की शहादत, आप ब्रजभूषण शरण सिंह का केस ले लो, किस तरीके से देश की आन बान शान जो है जंतर मंतर के ऊपर बैठी रही, और एक तरफ नरेंद्र मोदी जी नई संसद का उद्घाटन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारी आन बान शान को इस तरीके से आप बेइज्जत करेंगे, आप इस तरीके से अपमानित करेंगे। कहीं ना कहीं देश की जनता ने सब कुछ देखा और सब कुछ सहा, और जब जनता की बारी आई तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा जवाब दिया कि शायद भारतीय जनता पार्टी वाले भी नहीं सोच सकते। जंजाल में इन्होंने फंसा रखा था, हिंदू मुस्लिम के जाति धर्म संप्रदाय के जंजाल में, उससे आज हिंदुस्तान की जनता बाहर निकलती हुई। और इसकी शुरुआत, गर्व है आपके चैनल के माध्यम से बताते हुए कि इसकी शुरुआत पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों ने की, यूपी के लोगों ने की। यानी कि यूपी के लोग इस हिंदू मुस्लिम के जंजाल से, जाति धर्म संप्रदाय के जंजाल से अब बाहर निकले, और आने वाले समय में यूपी के लोग कहीं ना कहीं पूरी हिंदुस्तान के लिए मार्गदर्शन का काम करेंगे। और इस देश की जो राजनीति है वो, नफीसा मैडम, चूंकि आप तो काफी समय से मेरे से बात करते आए, डॉक्टर कुलदीप मलिक का पिछले 10-15 साल से केवल और केवल एक ही संघर्ष है कि देश की राजनीति में असली मुद्दों की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, खराब होते हुए पर्यावरण की बात हो, बढ़ती जनसंख्या की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, युवाओं की बात हो। लेकिन ये बात ना होकर बात हो रही थी जाति की, धर्म की, संप्रदाय की, मंदिर की, मस्जिद की। तो कहीं ना कहीं खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के गाल पे एक करारा चपत देश की जनता ने मारा, और कहीं ना कहीं शायद आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी इससे सबक लेगी और शायद देश की राजनीति में कुछ अच्छा होगा, मेरा ऐसा मानना है। अयोध्या और उत्तर प्रदेश की जनता ने सबसे बड़ा खेला किया बीजेपी के साथ। अयोध्या से बीजेपी के उम्मीदवार हार गए। तो क्या ये समझा जाए मलिक जी कि जो हिंदुत्व वाला कार्ड था बीजेपी का, वो जो एजेंडा था वो फेल होता दिख रहा है, कमजोर पड़ गया क्या इस बार?
जी 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 बिल्कुल मैडम, इसमें तो देखिए बिल्कुल क्लियर है। और मैं बताऊं, केवल अयोध्या बीजेपी नहीं हारी, अयोध्या के सराउंडिंग में जितनी भी लोकसभा सीट थी, आप हर एक लोकसभा सीट पर अगर नजर गड़ाएंगे तो सारी की सारी लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी हारी। इसके अलावा वो तो शुक्र है भगवान का कि जो ये राम को लेकर आए थे, गोविंद जी को लेकर आए थे मेरठ में, वो भी हारते हारते जीत गए। मात्र 9-10 हजार वोटों से वे जीते। और मैं फिर कह रहा मैडम कि मुझे तो खुशी है, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से हूं, मैं मुजफ्फरनगर से हूं। और आपको ध्यान होगा जब से चुनाव चल रहे, और खास तौर से जैसे ग्राउंड लेवल पे मैं पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में घूम रहा था, खास तौर से मेरठ सहारनपुर मंडल के 9 जिलों में मैं घूम रहा था, और जैसी रिपोर्ट मुझे मिली थी, जैसा मैं लोगों के बीच में जा रहा था, मैं डे वन से ये बात कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग चाट मारेंगे, चाट मारेंगे, चाट मारेंगे। और यही काम पश्चिम उत्तर प्रदेश सहित पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों ने करके दिखाया, जिसके लिए मैं समस्त उत्तर प्रदेश वासियों को हृदय की गहराई से उनका मैं वंदन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनको नमन करता हूं। मोदी सरकार के मजबूत फैसलों पर भी चर्चा कर लेते हैं। जहां एक तरफा बीजेपी ये दावा देती थी, खुद पीएम मोदी कहते थे कि एक अकेला सब पे भारी, तो क्या अब फैसले लेने के लिए शायद सहयोगियों के मुंह ताड़ने पड़ेंगे? उनको मनाना और रूठना मनाना जो चलता है वो देखना पड़ेगा बड़े फैसले लेने से पहले। बिल्कुल 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 मैडम, आप सोचिए जिस तरीके के फैसले मोदी सरकार ने लिए, खास तौर से मैं अगर यहाँ पे कड़े फैसलों की बात करूं, जो पॉजिटिव फैसले थे, फॉर एग्जांपल आप धारा 370-35 की बात करो, अपने आप में बहुत बड़ा फैसला था, चूंकि एक सुदृढ़ सरकार के अंदर थी, इस तरीके का डिसीजन लिया। लेकिन कहीं ना कहीं जो पॉजिटिविटी है मोदी सरकार की, वो निगेटिविटी में बदलने लगी। वो देखो, जब इंसान के अंदर ज्यादा पावर आ जाती है तो उस पावर का वो सदुपयोग ना करके कहीं ना कहीं दुरुपयोग करने पे लग जाता है। मैं फिर याद दिला रहा, आप किसान आंदोलन की बात करो, एक बात बताओ भाई, मोदी सरकार को बनवाने में किसानों का कितना बड़ा रोल। देश के 70% लोग कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र से आते हैं, और उन किसानों की कुछ नहीं सुनी। वे किसान 750 किसान शहीद हुए। इसके बाद मैडम मैं अगर दूसरे मुद्दे की बात करूं, आप युवाओं की बात करो, किस तरीके से मोदी जी के फैन पिछले 10 साल पहले की अगर हम बात करें, किस तरीके से युवा फैन थे। लेकिन इन युवाओं के लिए मोदी जी ने क्या किया? आज बेरोजगारी चरम पर है, युवा जो शिक्षा ले रहा है देश के अंदर, वो शिक्षा इतनी महंगी है, प्राइवेट क्षेत्र में जो है शिक्षा जारी, युवाओं को अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनको रोजगार नहीं मिल रहे। अगर रोजगार के लिए वैकेंसी आती है तो पेपर लीक होते हैं, और सेना के अंदर जो युवा जाते थे, मोदी जी ने उन्हें अग्निवीर बना दिया। क्यों भाई, कैसे काम चलेगा, कौन वोट देगा फिर? जी कुलदीप जी, पीएम मोदी तो अभी भी तंज कस रहे हैं ना। वो कह रहे हैं कि जीते हम हैं, उछल विपक्ष रहा है, जबकि हमने जितनी सीटें बीजेपी हासिल कर आई है, उतना पूरा समूचा विपक्ष नहीं कर पाया, बहुमत का आंकड़ा छू नहीं पाया आप लोग। देखिए मैडम, जहां तक ये मोदी जी की बात है, मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि भाई खिसियानी बिल्ली जो है खंबा नोचे। अब मोदी जी के पास इस तरीके के स्टेटमेंट देने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। और मैं अब ये भी बात कह रहा कि अब मोदी जी की बात को कौन सुन रहा, कौन मोदी जी की बात को गंभीरता से ले रहा। मैं तो पहले से ही कहना शुरू कर दिया था कि मोदी जी की बात को गंभीरता से सब लेते थे। जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे तो उनकी बातों को गंभीरता से लिया था। जिस तरीके से मोदी जी ने जनता के बीच में बात कही थी कि भाई 100 दिन में काला धन वापस आ जाएगा, महंगाई खत्म हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएंगे, 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार मिलेंगे, 100 स्मार्ट सिटी बन जाएंगे, गंगा निर्मल एवं पवित्र हो जाएगी, किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। किस किस तरीके की बात आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही थी। और हमने, आपने, पूरे हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों ने मोदी जी को सर आंखों के ऊपर बिठा था। लेकिन आज मोदी जी जो कह रहे, शायद समय का चक्र होता है, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। शायद 10 साल पहले का समय, 5 साल पहले का समय आदरणीय मोदी जी के पक्ष में था, लेकिन अब मोदी जी के पक्ष में शायद समय की यही पुकार है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये अपील करता हूं कि अगर आपके अंदर नैतिकता बची है, मैं यहाँ पे नैतिकता की बात कर रहा, क्योंकि चुनाव भाजपा के नेतृत्व में नहीं, चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में बना। पिछले 10 साल में देश के अंदर भाजपा शासन नहीं कर दी थी, देश के अंदर मोदी जी शासन कर रहे थे। क्योंकि कहीं पर भी हमने भाजपा सरकार का नाम नहीं सुना, हमने मोदी सरकार का नाम सुना। और अगर आज भाजपा आ रही है तो इसका मतलब मोदी जी आ रहे हैं। और वैसे भी मोदी जी की तो अब आयु होने वाली है, 75 साल के मोदी जी होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं नैतिकता के आधार पे मोदी जी को अब साइडलाइन चला जाना चाहिए। और वैसे भी मोदी जी को तो ध्यान में जाने की आदत है, अभी भी कन्याकुमारी के अंदर ध्यान लगा रहे थे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मोदी जी को अब जो है ध्यान में जाना चाहिए।
कंदराओं में जाना चाहिए और दूसरे लोगों को आगे बढ़ा के कहीं ना कहीं उन लोगों का मार्गदर्शन करना चाहिए। जी, लेकिन सर बीजेपी की ओर से नारा दिया गया था कि आएगा तो मोदी ही। मोदी जी ने भी कई बार मंचों से कहा था। हालांकि दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी पीएम नहीं रहेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं आते हुए मोदी ही दिख रहे हैं। शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही है, पीएम मोदी को चुन लिया गया है नेता एनडीए की ओर से। नहीं नहीं नहीं, देखिए मैडम, अभी वो है ना कि एक पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, जरा आप आगे आगे देखिए होता है क्या। भले ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जो है एनडीए का नेता चुन लिया गया हो, लेकिन अभी काफी कुछ आपको आने वाले 2-3 दिन में काफी घटनाक्रम देखने को आपको मिलेगा। रही बात कि भाई भाजपा वालों ने इस तरीके के जो है कि भाई आएगा तो मोदी जी ये वो इस तरीके की बात की, मैं आपको यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा मैडम। एक मूवी आई थी, इसका मैं अब कई सारे न्यूज चैनल पे मैं डिबेट में जाता हूँ, वहां पे भी मैंने जिक्र किया है भाजपा वालों का क्या हाल है। एक मूवी आई थी सलमान खान की, बंधन मूवी का नाम था, और उस मूवी के अंदर सलमान खान जी का एक डायलॉग था, वो ये था कि जो जीजाजी बोलेंगे वही करूंगा, जो जीजाजी बोलेंगे वही करूंगा। तो इन भाजपा वालों का भी यही हाल है, जो नरेंद्र मोदी जी बोलेंगे ये वही करेंगे। अगर नरेंद्र मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया तो फिर ये भी 400 पार का नारा लगाएंगे। और इसमें खास तौर से जो तड़का लगाने का काम किया वो देश की मीडिया ने किया। शायद मीडिया के ऊपर मैं बहुत ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। जिस तरीके से पिछले 10 साल में मीडिया ना रह के एक सरकार का तोता बन गई, और जैसे जैसे सरकार ने अपने प्रोपेगेंडा को बढ़ाया, मीडिया ने उसके प्रोपेगेंडा को हवा दी। कहीं ना कहीं चुनाव परिणाम में मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल रहा। अगर इस तरीके के रिजल्ट आए, अगर मीडिया अपना अच्छे से रोल प्ले करती, मीडिया सत्य को सत्य दिखाती, और मीडिया सरकार का तोता ना बन के मीडिया जनता का तोता बन के सरकार तक जनता की आवाज पहुंचाती, तो शायद आज कहीं ना कहीं ये दिन देखने को ना मिलते और देश को एक मजबूत सरकार मिलती, न कि एक मजबूर सरकार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कुलदीप मलिक जी से हम चर्चा कर रहे थे और समझ रहे थे कि बल्कि जो तैयारियां चल रही हैं शपथ ग्रहण को लेकर वो कैसी देखने को मिल रही है, क्योंकि सहयोगी दल के साथ मिलकर अब एनडीए सरकार बनाने जा रहा है। तो क्या ये मजबूत सरकार होगी या फिर मजबूर सरकार होगी, सवाल इसलिए बरकरार है क्योंकि मंत्रालयों को लेकर अभी भी कहीं ना कहीं आपस में जो तालमेल है वो बैठता हुआ दिख नहीं रहा। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है और कब तक देश को एक नई सरकार मिलती है और वो सरकार कितने समय तक चलती है।